गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कमोडिटी ट्रेडिंग। बेसिक पे है कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, उसका बेसिक क्या होता है, उस पे है। तो आइए देखते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग बेसिक। सबसे पहले बात करेंगे कि कमोडिटी होती क्या है। तो जेनरिक अगर देखें तो लार्जली अनप्रोसेस्ड गुड दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड रीसोल्ड। जो गुड्स हम प्रोसेस करते हैं उसको दोबारा से सोल्ड करते हैं, रीसोल्ड करते हैं। यूजुअली थिंक अ कमोडिटी एज समथिंग होमोजीनियस, स्टैंडर्डाइज्ड, इजीली डिफाइंड। In reality, this is not the cases. So commodities are usually very heterogeneous, hard to standardize, hard to define. अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? तो जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, लोकेशन, टाइम, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, लोकेशन ऑफ कमोडिटी, टाइम कमोडिटी। तो इसका जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, तो मैनी कमोडिटीज डिफर वाइडली बाई क्वालिटी। बहुत सारी कमोडिटी होती हैं तो क्वालिटी के आधार पे, क्वालिटी के द्वारा वो जनरली डिफर होती है, डिफरेंस होता है उसमें। जैसे व्हीट, तो यू मे लुक एट अ बसेल ऑफ व्हीट और व्हीट स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड थिंक इट ऑल लुक्स द सेम टू मी, बट इट एंड टू। Wheat has many potential quality attributes, including protein content, hardness, foreign matter, toxins. तो आप जैसे देखा व्हीट हैज मैनी पोटेंशियल क्वालिटी एट्रीब्यूट, जैसे इंक्लूडिंग प्रोटीन कंटेंट उसमें होता है, हार्डनेस होती है, फॉरेन मैटर्स है, टॉक्सिन्स है। तो सिमिलरली ऑयल इज वेरी हेट्रोजीनियस कमोडिटी। जैसे ऑयल है हेट्रोजीनियस कमोडिटी है। तो अ कमोडिटी इज सोशल कंस्ट्रक्ट, नॉट टू गो ऑल POMO ऑन यू। एक सोशल कंस्ट्रक्ट कमोडिटी। अच्छा, मेजरमेंट देखें कि द चैलेंजेस ऑफ मेजरमेंट। So trading something typically requires some sort of measurement of quality and quality. तो जैसे मेजरमेंट इज कॉस्टली, मेजरमेंट कॉस्टली होता है। हु मेजर्स, हु वेरीफाई, कौन मेजर करेगा, कौन वेरीफाई करेगा। तो मैनी कमोडिटी मार्केट हैव फेस डंटिंग चैलेंजेस टू क्रिएट मेजरमेंट सिस्टम। तो बहुत सारी कमोडिटी मार्केट है जो फेस करते हैं डंटिंग चैलेंजेस को, जिसमें मेजरमेंट सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब जैसे मेजरमेंट सिस्टम इन अ ग्रेन में क्या मेजरमेंट सिस्टम होगा? तो अर्ली ग्रेन एक्सचेंज डेवलप्ड मॉडल लिक्विड मार्केट ओनली आफ्टर दे हैड कन्फ्रंटेड एंड एड्रेस क्वालिटी मेजरमेंट प्रॉब्लम। अगर हम इंडीड की बात करें तो मैनी अर्ली ग्रेन मार्केट सच एज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड लिवरपूल ग्रेन एक्सचेंज began not as a future markets but as a private organizations of market participant charged with the task of solving measurement problem. कि हम ग्रेन में कैसे मेजरमेंट सिस्टम करेंगे, तो उसके लिए है कुछ अर्ली ग्रेन मार्केट्स हैं
जैसे शिकागो में है, एक लिवरपूल ग्रेन एक्सचेंज है, जो फ्यूचर मार्केट्स नहीं है, ये की शुरुआत नहीं की गई थी, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट का। तो जो भी सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम उस टास्क को विद चार्जेस सॉल्व करती हैं। जैसे अर्ली हिस्ट्री इसकी क्या है, डिफाइनिंग द इन्फोर्सिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट प्रेजेंटेड ह्यूज प्रॉब्लम टू एक्सचेंज। जैसे इवन सिंपल टास्क डिफाइन व्हाट आ बुशेल इज प्रूव्ड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिविजिबल। प्राइवेट मैकेनिज्म प्रूव्ड वनरेबल टू अपॉर्चुनिटिस्टिक रेंट सीकिंग एंड इन्फोर्समेंट डिफिकल्टीज। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, केसेस हैं विद इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेटरी पावर्स ग्रीव आउट ऑफ डिस्प्यूट ओवर कम्युनिटी मेजरमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म्स फैसिलिटेट्स ट्रेड। टर्म्स फैसिलिटेट्स ट्रेड। इफ ऑल टर्म्स स्टैंडर्डाइज, बायर एंड सेलर ओनली हैव to negotiate price and quantity. Standardization is not easy. Moreover, standardization involves cost. The one size fit all problems. So how do you reconcile by the benefit of standardization with the inherent heterogeneous commodities and differing preferences or commodity attributes among heterogeneous buyer and sellers? अगर हम एक स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जाम्पल लें ऑयल पे, तो द नाइमेक्स क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफाइनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अ कमोडिटी. इट आल्सो illustrates the cost of standardization. This is particularly evident in cultural market conditions. The standard commodity is not necessarily representative of what buyers and sellers actually trade. What buyers and sellers actually trade. तो ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं. इसी तरह इन्फोर्समेंट में मार्केट पार्टिसिपेंट usually have an incentive to avoid performing on transaction they agree to. Some may want to perform but are unable, force measures, bankruptcy. Therefore, every market mechanism requires some sort of enforcement mechanism. Third party में क्या है? Enforcement through a code is often expensive. Market participants have been created private mechanism for enforcing contract. तो देखिए कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल है, ग्रेन है, आप कोई छोटी चीज़ भी ले सकते हैं कमोडिटी में जिसका अपना एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है. तो इस पर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मेंटेन करके करते हैं. जब फ्यूचर में उसके रेट बढ़ते हैं तो फिर ट्रेडिंग चालू करते हैं. सोल्ड एंड रीसोल्ड भी करते हैं. तो सोल्ड एंड रीसोल्ड से मतलब ये है कि एक बार चीज़ को बेचने के बाद वो दोबारा से खरीदते होंगे उसी कमोडिटी को और फिर से उसको रीसोल्ड करते होंगे. तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं प्राइस मेजरमेंट जो है उनका आड़े आता होगा कि पहले किस प्राइस में बेचा, दूसरा किस प्राइस में बेचना है. तो कमोडिटी में कभी कभी लॉसेस भी होते हैं. और जो मेजरमेंट की प्रॉब्लम आती है, एक मेजरमेंट सिस्टम रखा है कितना क्वांटिटी हम स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं. अब जैसे प्राइवेट इन्फो, जैसे डायमंड ट्रेड है तो कमोडिटी, हाँ जैसे डायमंड ट्रेड हो गया आपका कमोडिटी मार्केट है इंक्लूडिंग ग्रेन, एनर्जी एंड मेटल्स, ये चीज़ें आ गई. तो दीज यूजुअली रिलाई ऑन आर्बिट्रेशन सिस्टम. The ultimate punishment that these mechanisms rely on exclusion from the trading body that enforces the rules.
व्हाट इफ इंक्लूजन इज नॉट सफिशिएंट, पनिशमेंट। इसी लिखा है कि शिकागो ग्रेन वेयर हाउस में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में दे आर वैरायटी ऑफ बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन कम्युनिटी मार्केट प्लेस, जैसे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, कैश मार्केट कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में आपने देखा है। तो अगर मैं स्पॉट ट्रेड की बात करें तो द टर्म स्पॉट रेफर्स टू ट्रांजैक्शन फॉर इमीडिएट डिलीवरी। स्पॉट का मतलब हुआ इमीडिएट डिलीवरी, दैट इज डिलीवरी ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट के सपोज करो आप कहीं एक छोटी सी मंडी पे गए, आपने वहाँ पे टोमेटोज का प्राइस पूछा किसान से, उसने आपको एक रेट बताया, उसने कहा मैं 2 रुपये पर केजी के हिसाब से दे दूँगा। उसने उसका 2 कुंटल टोमेटोज खरीद लिया। किसी दूसरे की गाड़ी आती है, उसने कहा कि वो किसान से संपर्क करता, किसान कहता नहीं मैं बेच चुका हूँ, मैं सेल कर चुका हूँ। तो अब वो चीज़ दोबारा रीसोल्ड होगी किसान के माध्यम से, लेकिन किसान से उसने माल ले लिया, उसने उसके प्राइस डिसाइड कर लिए कि इस प्राइस 2 रुपये केजी के हिसाब से 100 कुंटल 200 कुंटल मैंने ले लिया, सॉरी 2 कुंटल मैंने ले लिया 5 रुपये केजी के हिसाब से। दूसरा व्यक्ति आता है बायर, वो उससे संपर्क करता है, ठीक है ऑन द स्पॉट उसने खरीदा, ऑन द स्पॉट उसने स्पॉट ट्रेड फिर दिखाया, उसने क्या किया, ठीक है 8 रुपये केजी से आप खरीद लो, वो 3 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्जिन लेके बेच दिया। तो एक ऑन द स्पॉट ट्रेड किया कि लिया और तुरंत बेच दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 2 पार्टीज आपस में किसी प्राइस का डिस्कशन नहीं कर पा रहे, उसने कहा चलो ठीक है मुझे खरीदो मैं लेता हूँ, उसके बाद उसने 50 पैसे पर केजी मार्जिन पे, या उस पर क्या होता है कि ऑन स्पॉट में बहुत सारे जो हैं जो खर्चे हैं वो आपके बच जाते हैं। आपने सीधे लिए दिमाग का खेल है, ऑन द स्पॉट आपने बेच दिया। जितने स्पॉट ट्रेड जनरली कैश ट्रेड होते हैं, नोट दैट स्पॉट ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इन्वॉल्व द प्रॉम्प्ट एक्सचेंज फॉर गुड फॉर मनी, तुरंत आपको मनी मिलती है। कैश ट्रेड में क्या है, कैश ट्रेड या कैश मार्केट और द कैश मार्केट इज यूजुअली एम्बिजियस एंड कंफ्यूजिंग, तो इट सजेस्टेड द इमीडिएट एक्सचेंज फॉर कैश, तो फॉर गुड, बट समटाइम्स कैश मार्केट ट्रेड्स आर एक्चुअली ट्रेड फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर में डिलीवरी के लिए करता है। तो थ्रू अ कैश ट्रेड इज प्रिंसिपल ट्रेड दैट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। दिस इज कैश मार्केट इज टू बी अंडरस्टूड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्यूचर मार्केट। अब जैसे फॉरवर्ड मार्केट है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कमोडिटी एट ए फ्यूचर डेट इन टाइम। मतलब कि वो स्पेसिफाई करता है उस कमोडिटी का ओनरशिप, मालिक हो जाता है फ्यूचर डेट टाइम में। तो टुडे द बायर एंड सेलर एग्री ऑन ऑल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इंक्लूडिंग प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड लोकेशन, इन सभी चीज़ों पे वो एग्री होते हैं। एंड द एक्सपायरेशन, परफॉर्मेंस, डिलीवरी डेट, सब कुछ। नो कैश चेंज हैंड टुडे एक्सेप्ट परहेज फॉर ए परफॉर्मेंस बॉन्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म ऑन द एक्सपायरेशन डेट बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेसेसरीली स्टैंडर्डाइज्ड, कंसेंटिंग एडल्ट कैन चूज व्हाट एवर टर्म्स दे वांट, जो भी टर्म्स कंडीशन हो वो चाहते हैं उनको मिल जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि इट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड exchange such as intercontinental exchange. The exchange standardizes all contract terms. The standardization facilitates centralized trading and market liquidity. मार्केट तरलता और सेंट्रलाइज ट्रेडिंग के आधार पे
स्टैंडर्डाइजेशन एक फैसिलिटेट आपको प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि ऑप्शंस की बात करें तो फॉरवर्ड अ फ्यूचर एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अ बाइंडिंग ओबलाइजेशन ऑन द पार्टी। उसमें ओबलाइजेशन पार्टीज पर आपको बाइंड करती है। पर इन कंट्रास्ट एज द नेम सजेस्टेड एन ऑप्शन एक्सटेंड अ चॉइस वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टिसिपेंट, जैसे कॉल ऑप्शन है, ऑप्शन बाई, ऑप्शन टू बाई, पुट ऑप्शन टू सेल। इफ बाई एन ऑप्शन आई बाई द राइट, इफ आई सेल एन ऑप्शन आई गिव somebody else the right to make me do something। तो ऑप्शंस आर बेनिफिशियरी टू बायर, कॉस्टली टू द सेलर, हेंस दे सेल एट अ पॉजिटिव प्राइस। ये चीज वहां पे आती है। The usage of contract, the features and forward contract can be used to transfer ownership of commodity. So these contract can also be used to speculate. They can also be used to manage risk, to hedge. Hedging and speculation are the yin and yang of the future forward contract। ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। अब कैश सेटलमेंट है वर्सेस डिलीवरी सेटलमेंट। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेटल्ड एट डिलीवरी एट एक्सपायरेशन, एट डिलीवरी बट एक्सपायरेशन। अल्टरनेटली बायर एंड सेलर कैन एग्री सेटल इन कैश एट एक्सपायरेशन, जैसे नाइमेक्स है, HSC कॉन्ट्रैक्ट है। Speculating and hedging usage of contract only requires the settlement price at expiration reflect underlying value of the commodity। इस पर डिपेंड करता है। तो मेन रीजन फॉर सेटलमेंट मैकेनिज्म इज टू इंश्योर दैट दिस कन्वर्जेंस अकर। इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट contemplate physical delivery are usually closed prior to expiration। ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, जैसे ऑर्गेनाइज एक्सचेंज है, आपका सेंट्रलाइज ट्रेडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग एंड अकर वाया फेस टू फेस ओपन आउटरी आर कंप्यूटराइज्ड मार्केट। कंप्यूटराइज्ड मार्केट नाउ डोमिनेट ओवर द काउंटर यानी कैश मार्केट। डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मार्केट। अब जैसे फंक्शन ऑफ मार्केट्स हैं, प्राइस डिस्कवर, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, ये चीज़ें हैं। प्राइस डिस्कवरी में इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिटी वैल्यूज हाईली डिस्पर्ड एंड प्राइवेट बाई बाइंग सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंफॉर्मेशन। मार्केट के पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करेगा, जो प्राइसेस को इफेक्ट करेगा, रिजल्ट पे करेगा, मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट पे करेगा। एग्रीगेट द इंफॉर्मेशन, पोटेंशियली मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पर होंगे, तो कौन कितना प्राइस लगाएगा पता नहीं। इन दिस वे मार्केट डिस्कवर में प्राइस में मोर एक्चुअली दे फैसिलिटी टू डिस्कवरी एंड डिसमिनेट ऑफ डिस्पर्ड इंफॉर्मेशन। आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी मार्केट में जाने से कि किसका क्या रेट चल रहा है। प्राइसेस एज सफिशिएंट स्टैटिक्स, ओनली नीड टू नो द प्राइस, नॉट ऑल द क्वांटा ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अगर रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो बाय डिस्कवरिंग प्राइसेस मार्केट फैसिलिटेट द एफिशिएंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मार्केट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स दूज हु वैल्यू इज मोस्ट हाईली, कहाँ कितनी वैल्यू हाई हो सकती है प्राइस की। और सेंट्रलाइज मार्केट कैन रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कास्ट, देयर बाई रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन दैट इम्पीडेड दिस फ्लो। इस फ्लो को कैसे हम इम्पीड करें, फ्रिक्शन करें, कैसे रिड्यूस करें। रिस्क ट्रांसफर ये है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्लक्चुएट द रेंडमली, देयर बाई इम्पोजिंग प्राइस रिस्क ऑन द मार्केट पार्टिसिपेंट who handle the commodity most efficiently। Producer and consumer are not necessarily the most efficient bearer of this price risk।
फ्यूचर एंड अदर डेरिवेटिव्स मार्केट परमिट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस रिस्क, ताकि उसको समझ सके क्या रिस्क हो सकता है प्राइस का। हु बियर प्राइस रिस्क, कौन करेगा, मोर इफिशिएंटली कैन बियर देम, एंड दोज हु हैंडल द कमोडिटी मोस्ट इफिशिएंटली कैन परफॉर्म द फंक्शन। यानी कि आपका जो प्राइस का जो रिस्क है, रिस्क ट्रांसफर कब होता है, जब कमोडिटी प्राइसेस आपके फ्लक्चुएट होते हैं अचानक से। कौन इस प्राइस को बियर करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस है, एनी फॉरवर्ड या फ्यूचर्स ट्रेड पोजेस रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, प्राइस चेंजेज, आइदर बायर एंड सेलर लूजेज द मनी एंड हेंस हैज इंसेंटिव टू अवॉइड परफॉर्मेंस। If one party want to perform, but he may be financially unable to do so. Every trading mechanism must have some means of enforcing contract performance. कोई भी ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, उसका मतलब है कि इन्फोर्स करे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, दे आर मैनी मीन्स ऑफ इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन नॉन परफॉर्मेंस, thereby giving them incentive to perform। जैसे रेपुटेशनल कास्ट है, एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, परफॉर्मेंस बॉन्ड है, लीगल पेनल्टीज है। इसी तरह ओटीसी मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ओटीसी मार्केट टिपिकली रिलाई ऑन बाई लिटरल एंड रेपुटेशनल मैकेनिज्म। ओटीसी पार्टिसिपेंट इवेट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द काउंटर प्रायरिटीज एंड लिमिट दियर डीलिंग बेस्ड ऑन दियर रिवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस मार्जिन आर आल्सो वाइडली एम्प्लॉयड। इसी तरह आपके फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट क्या है, तो मॉडर्न फ्यूचर्स मार्केट rely on the centralized contract enforcement mechanism, the clearing house and the clearing counterparty. The clearing house is a CCP, central counterparty, who becomes the buyer and to every seller and the seller to every buyer. CH collect the margin, सिर्फ मार्जिन कलेक्ट करता है। तो मेंबर ऑफ CH शेयर डिफॉल्ट कास्ट विद द इंटेंट ऑफ कीपिंग कस्टमर होल, सारे कस्टमर्स। लीगल रिस्क क्या होता है ट्रेडिंग मार्केट में, लूजर्स हैव एन इंसेंटिव फाइंड एक्सप्लॉइट परहैप्स virtually every new commodity market has had to overcome such a legal risk। अब इसे कॉन्ट्रैक्टिंग डायलेक्ट्रिक है, तो मार्केट फॉर्म्स है बिगिन टू ग्रो, somebody exploit to legal loophole to escape mobilization, contract and market mechanism revise to close this loophole। अब डायलेक्टिव इन एक्शन में एग्जाम्पल जैसे कि नॉन इन्फोर्सबल ऑफ वेगर्स टू स्केप ओबलाइजेशन अंडर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम दैट लूजिंग पार्टी डिड नॉट हैव द लीगल अथॉरिटी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, डिस्प्यूट ओवर वेदर कंटीजेंसी स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट अकर्ड। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी आ जाती हैं। तो ये था कमोडिटी ट्रेडिंग बेसिक पे जो हमने देखा है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मंडे आपका एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।